नमस्कार, मैं नयन वार्ष्णेय स्वागत करता हूँ आप सभी का ब्लिस अकेडमी पर। इस लेक्चर के अंदर हम इंडो इस्लामिक कल्चर में से चैप्टर 10 यानी कि उर्दू लैंग्वेज एंड पोइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किस तरीके से जो उर्दू लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिन हुआ, जिसके लिए उर्दू लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स को हम यूज़ करेंगे। फिर जानेंगे किस तरीके से इस लैंग्वेज के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स है पोइट्री की वो स्टैब्लिश हुई। फिर देखेंगे सेकंड पार्ट में कि उन्हीं पोइट्री की फॉर्म्स को यूज़ करके किस तरीके से डिफरेंट लोग फेमस हुए, जिसके अंदर अमीर खुसरो के बारे में हमको पढ़ना है, मीर ताकि मीर, मिर्ज़ा असद उल्ला खान गालिब, अल्ताफ़ हुसैन अली, फैज़ अहमद फैज़, असर उल हक मास और फिर ऐसे ही कुछ और प्रोमिनेंट पोइट्स जिनकी डिफरेंट पोइट्री वर्क्स इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के अंदर पूछे गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट के अंदर हम उर्दू के बारे में जानेंगे। अगर हम उर्दू का लिटरेरी मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कैंप या फिर आर्मी। उर्दू जो वर्ड है ये बेसिकली एक तुर्किश वर्ड है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम समझते हैं। तो जब हमने देखा था कि जो अराइवल था मुस्लिम्स का इंडिया के अंदर, तो बेसिकली इन्वेजन्स की फॉर्म में वो हुआ, यानी कि जो आक्रमणकारी थे वो नॉर्थ की तरफ से इंडिया में सेंट्रल पार्ट पर अटैक करते थे डिफरेंट पर्पस के लिए। अब जब ये लोग यहाँ पर आते थे तो इनको हमारी लोकल लैंग्वेज नहीं आती थी और हमारे लोकल्स को इनकी लैंग्वेज नहीं आती थी। अब इनकी जो तुर्किश लैंग्वेज थी कहीं ना कहीं पर्शियन और अरबिक से इन्फ्लुएंस थी। तो बेसिकली जब ये लोग यहाँ पर आए तो एक अमलगमेशन हो गया इन डिफरेंट लैंग्वेज का, जिसके कारण एक नई लैंग्वेज का फॉर्मेशन हो जाता है उर्दू। अब अगर और बेसिक फैक्ट्स के बारे में बात करें उर्दू के, तो जब हम उर्दू के अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं यानी कि अलिफ बे पे ते को देखते हैं, तो ये बिल्कुल सेम है जैसे कि पर्शियन या फिर अरबिक लैंग्वेज के अंदर यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, उर्दू का जो ओरिजिनेशन हुआ ये बेसिकली नॉर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन ये जो एक लिटरेरी लैंग्वेज बनी ये डेक्कन पार्ट के अंदर बनी, यानी कि नॉर्थ इंडिया में तो वोकल पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे थे, लेकिन जो इंडिया का साउथ था वहां पे इसको यूज किया गया लिटरेरी पर्पस के लिए। उर्दू को साउथ के अंदर ही कल्टीवेट और पैटर्नाइज किया गया, जिसके लिए बीजापुर और गोलाकोंडा ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। अब अगर हम पहले पोइट की बात करें जिसने उर्दू लैंग्वेज को यूज करा अपनी पोएम्स के लिए, तो वो अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो जो थे यही पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उर्दू की वर्सेस को लिखा अपनी पोएम्स में। इसी तरीके से एक पर्सन है हातिम करके, ये फाउंडर है दिल्ली स्कूल ऑफ पोइट्री के। अब अगर उर्दू लैंग्वेज की हम बात करते हैं तो इसके अंदर कहा जाता है कि इसके चार पिलर हैं, जैसे कि मीर, दर्द, बजर और सौदा। डेक्कन के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेंटर उर्दू लैंग्वेज के लिए बना वो बेसिकली दिल्ली था, क्योंकि हमने आने वाले टाइम में देखा कि जो मुगल एम्पायर है वो यहाँ पे स्टैब्लिश हुआ। अगर पैट्रियोटिक सेंटीमेंट की बात करें तो इसको यूज़ किया खानकानी ने पर्शियन के अंदर, विच वॉज इमोलेटेड बाई मोहम्मद इकबाल इन उर्दू पोइट्री। फिर आगे जाके लखनऊ एक अगला डेस्टिनेशन बना उर्दू के लिए। इसी तरीके से आगे जम्मू कश्मीर के अंदर उर्दू को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। उर्दू को हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, जो कि एक मॉडिफाइड फॉर्म है अरेबिक और पर्शियन स्क्रिप्ट की। जबकि आपने देखा है कि जो बाकी की लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी या फिर इंग्लिश है या इवन संस्कृत है, इसको हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। उर्दू जो है इसको लिखने के दो स्टाइल हैं, एक नस्तलिक स्टाइल है और एक नश्क स्टाइल है। नस्तलिक स्टाइल वो स्टाइल है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन जब आप कोई वॉलपेपर वगैरह या पेंटिंग लेके आते हैं तो उसमें स्टाइलिश फॉर्म में उर्दू लिखी होती है। इस स्टाइल को नश्क स्टाइल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ पोइट्रिक फॉर्म्स की जो कि उर्दू के अंदर यूज करी जाती है। इसमें जो पहली पोइट्रिक फॉर्म है ये मसनवी है। मसनवी बेसिकली पोइट्रिक फॉर्म है जहाँ पे एक स्टोरी को सीक्वेंस के अंदर पोइट्रिक वर्सेस के द्वारा बताया जाता है। इसी तरीके से अगली जो पोइट्रिक फॉर्म होती है वो कसीदा होती है। इसमें जो पोइट है वो प्रेज करता है समबडी को या फिर अपना जो राजा है उसके बारे में बड़ा चढ़ा के कसीदे पढ़ता है ना। ये आपने सुना होगा कि भाई उसने तो उसकी वाहवाही में कसीदे पढ़ दिए। तो कसीदा बेसिकली एक पोइट्रिक फॉर्म है उर्दू का जहाँ पे हम सामने वाले को प्रेज करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और हमारे पास पोएटिक फॉर्म है जिसको मर्सिया कहते हैं। मर्सिया बेसिकली वो पोयम है जो कि शौक या फिर किसी पेन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लिखते हैं जब किसी की डेथ हो गई होती है।
इसी तरीके से एक और जो इम्पोर्टेंट पोएटिक फॉर्म है जो कि आपने लगभग सबने सुनी होगी जिसको गज़ल कहते हैं। अरेबिक वर्ड है गज़ल जिसका मतलब होता है टॉक विद वुमेन और अबाउट वुमेन, ठीक है? यानी कि जितनी भी गज़ल होती हैं आपने ध्यान से सुना हो तो वहाँ पे फीमेल्स के बारे में ही बात हो रही होती है। इसका जो स्टार्टेशन था ये पर्शियन लिटरेचर के अंदर हुआ था, फिर इसको उर्दू के अंदर भी यूज़ किया गया। किसी भी गज़ल के अंदर जो पहला शेर पढ़ा जाता है, इसको मतला कहते हैं, ठीक है? और जो आखिरी शेर गज़ल का होता है, इसको कहते हैं मक़ता, जिसके अंदर जनरली जो पोएट होता है, उसका नाम आ जाता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं डिफरेंट उर्दू पोएट्स की, तो इसमें जो पहले इम्पोर्टेंट पोएट के बारे में हमें पढ़ना है, ये अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो के बारे में जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे, अमीर खुसरो जो हैं, ये डिसिपल हैं किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के, है ना? यानी कि जो अमीर खुसरो हैं, इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये डिसिप्लिन थे चिश्ती सैयद निज़ामुद्दीन औलिया यानी कि चिश्ती ऑर्डर को जो एक सैयद बिलॉन्ग करते थे निज़ामुद्दीन औलिया ये उनके डिसिपल हैं, ठीक है? तो इस पे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में ऐसे ही पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिसिपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया? तो अमीर खुसरो उनके एक डिसिपल थे। फिर कह रहे हैं फ्यू मंथ्स आफ्टर द असेसिनेशन ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को जब मार दिया गया तो जो पोइट अमीर खुसरो थे इनकी भी डेथ हो जाती है 1325 के अंदर और इनको जो निज़ामुद्दीन औलिया की ग्रेव थी उसके पास ही दिल्ली में दफना दिया जाता है। अब इनके कई सारे लिटरेरी वर्क हैं जैसे कि 5 दीवान है, खानसा है, कई सारी इनने गज़ल लिखी। इसी तरीके से अगर प्रोज़ वर्क की बात करें तो 3 प्रोज़ वर्क हैं इनके जैसे खाज़िन उल फ़ता, अफ़ज़ल उल फ़ाविद और अज़द ए खुसरवी। इसी तरीके से कुछ हिस्टोरिकल पोएम्स भी इन्होंने लिखी थी जैसे कि मिफ्ताह उल फ़ता, नुफ़्सिफ़ार और तुगलकनामा। तो इसमें तुगलकनामा एक इम्पोर्टेंट आप याद रखेंगे, ठीक है? ये इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है तुगलकनामा किसने लिखी? तो अमीर खुसरो ने। और अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में थी वो यही थी कि निज़ामुद्दीन औलिया जो है उनके क्या थे? एक डिसिपल थे। इसके बाद जो अगले पोएट के बारे में आपको पढ़ना है वो मीर ताकी मीर है। मीर ताकी मीर का जो बर्थ है ये 722 के अंदर आगरा में हुआ। इनके फादर का नाम मीर अब्दुल्ला था जो कि मोहम्मद अली सूफ़ी के नाम से भी जाने गए। मीर ताकी मीर वाज़ केयर्ड बाय हिज़ अंकल खान आरज़ू, ठीक है? यानी कि इनकी जो परवरिश थी वो इनने करी। इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि इनने ज़िक्र हीर लिखा था जो कि इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है? तो जब नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर इन्वेजन किया था दिल्ली के अंदर, तो जो मीर ताकी मीर थे, ये लखनऊ चले गए थे और वहाँ पे जाके फिर इन्होंने अपना काम किया अंडर द केयर ऑफ नवाब असफदौला, ठीक है? और उसके लिए इनको लगभग 300 रुपए सैलरी के तौर पे दिए जाते थे पर मंथ। मीर ताकी मीर इंट्रोड्यूस द न्यू फॉर्म ऑफ पोएट्री जैसे कि वसूखत, मुसल्लुस और मुरब्बा, ठीक है? ये 3 पोएट्रिक फॉर्म थी जो कि इन्होंने एस्टैब्लिश करी। मीर था कि मीर को प्रॉपरली खुदाए सुकून के नाम से यानी कि गॉड ऑफ पोइट्री के नाम से जाना जाता है तो इसको याद रख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि जो गॉड ऑफ पोइट्री है ये किसको कहते हैं? तो मीर ताकी मीर के इनको मतलब इस नाम से जानते हैं और फिर फाइनली इनकी जो डेथ थी वो 1810 एडी के अंदर हो जाती है। इसके बाद जो अगले इम्पोर्टेंट पर्सन है वो गालिब है, ठीक है? गालिब के बहुत सारे मीम्स आपने देखे आते रहते हैं तो ये वही है। तो 1797 के अंदर इनका बर्थ हुआ है आगरा के अंदर। इनकी शादी 13 साल की उम्र में हो गई थी उमराव बेगम से। दीवाने मारूफ वॉज द टाइटल नेम ऑफ उर्दू गजल रिटन बाय हिज फादर इन लॉ मिर्जा इलाही बख्श खान, ठीक है? इनके द्वारा जो लिखी गई। गालिब जो थे कंटेम्प्रेरी थे और आई विटनेस थे रिवोल्ट ऑफ 1857 के, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में ही मौजूद थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया नवाब वाजिद अली शाह जो कि अवध को बिलोंग करते हैं उनके अंडर। ही वाज़ द शायरी टीचर ऑफ बहादुर शाह जाफ़र यानी कि जो बहादुर शाह जाफ़र सेकंड थे, उनको ये शायरी सिखाया करते थे। हू गेव हिम द टाइटल्स ऑफ निज़ाम-उद-दौला, दाबिर उल मुल्क और निज़ाम-ए-जंग यानी कि जो बहादुर शाह जाफ़र सेकंड यानी कि जो लेटर मुगल्स में से आखिरी मुगल एम्परर हुए, उन्होंने मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को 3 यहाँ पे टाइटल दिए हैं, एक निज़ाम-उद-दौला का, दाबिर उल मुल्क का और निज़ाम-ए-जंग का। जो फ्रेंडली टॉक है गालिब की उसको कंपाइल किया गया है उर्दू के अंदर मौला और ओद हिंदी करके। इनके जो कुछ वर्क्स हैं गालिब के जैसे कि तेग तेज नामा गालिब और लातिफ़ ए गालिब करके ये 2 वर्क हैं। इनकी डेथ 1869 में हो जाती है और इनको भी निज़ामुद्दीन औलिया की जो श्राइन है उसके पास ही दफना दिया जाता है।
तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन से जो पोएट हैं उन्होंने रिवोल्ट ऑफ 1857 को देखा, या फिर बहादुर शाह जाफर के कंटेम्पररी कौन से पोएट हुए, तो मिर्ज़ा असदुल खान गालिब हैं। इसके बाद अगले जो पोएट हमारे पास हैं वो अल्ताफ हुसैन हाली हैं, ये 1837 पानीपत के अंदर बॉर्न हुए। इन्होंने भी काफ़ी सारे लिटरेरी वर्क लिखे, जैसे कि इन्होंने बायोग्राफी लिखी थी गालिब की, जिसका नाम यादगारी गालिब है, ठीक है? यानी कि लाइफ एंड वर्क ऑफ मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। इन्होंने बायोग्राफी लिखी सादी शिराजी की, जिसको हयात सादी कहते हैं। ये लाइफ और वर्क थे पर्शियन स्कॉलर और पोइट सादी शिराजी के बारे में। फिर इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने बायोग्राफी लिखी है सर सैयद अहमद खान की, जिसको हयात ज़ाबिद कहते हैं। तो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि अल्ताफ हुसैन हाली ने सर सैयद अहमद खान की जो बायोग्राफी थी उसको लिखा, जहाँ पे जो डिफरेंट वर्क्स सर सैयद अहमद खान ने अपनी लाइफ में करे, उन सबको यहाँ पे इन्होंने लिखा। ठीक है, साथ ही साथ एक पोयम भी इन्होंने लिखी बारक रुत करके, और फाइनली इनकी डेथ हो जाती है पानीपत में। लेकिन इम्पोर्टेंट आप इसीलिए याद रखना कि सर सैयद अहमद खान की जो बायोग्राफी है जावत हयात जावेद जावेद, इसको अल्ताफ हुसैन हाली ने लिखा, और प्रीवियस ईयर्स के अंदर काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बायोग्राफी है हयात जावेद ये किसने लिखी, तो इसका राइट आंसर अल्ताफ हुसैन हाली है। फिर फैज़ अहमद फैज़ आ जाते हैं, ये 13 फरवरी को बॉर्न हुए थे 1911 सियालकोट पाकिस्तान के अंदर। ही इज़ नोन इन उर्दू अकेडमी एज अ इंडो पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट पोएट एंड सेलिब्रेटेड द राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि इंडो पाकिस्तानी लेफ्टिस्ट पोएट थे। पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं ज़्यादा इन्होंने लिखा, और टेक्निकली गवर्नमेंट की बातों को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है? अगर बाकी के उर्दू ऑथर्स के साथ इनको देखें तो इनको नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज़ के लिए लिटरेचर के अंदर, व्हाइल वॉन द लीनिन पीस प्राइज़, ठीक है? लेकिन नोबेल प्राइज़ ना मिलके इनको लीनिन पीस प्राइज़ मिला। साथ ही साथ इनको कई सारे प्रोमिनेंट अवार्ड्स, जैसे कि निगार अवार्ड 1953 में, निशान-ए-इम्तियाज़ 1990 के अंदर, और एविसिना प्राइज़ भी इनको मिला। इनके अगर नोटेबल वर्क्स की बात करें तो नक्शे फरियादी, दस्ते सबा और ज़िंदान-ए नामा करके इन्होंने लिखा। फिर इनकी डेथ 20th नवंबर 1984 को लाहौर, पाकिस्तान के अंदर हो गई। इसके बाद अगले जो पोएट हमें पता होने चाहिए वो असर उल हक मज़ हैं। इनका बर्थ 19 अक्टूबर 1911 को रदौली के अंदर हुआ, जो कि फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनको मज़ाद-ए-लखनवी के नाम से जाना जाता है। ये फेमस थे अपनी रोमांटिक और रेवोल्यूशनरी पोइट्री के लिए, और काफ़ी सारी इनने गज़ल्स और नज़्म को भी कंपोज़ किया, जिसमें से शाब ताब, आहंग, साद नौआ और तराना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है? इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि जो अशर उल हक मज़ है, जो एएमयू तराना है, जिसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से हैं कि ये मेरा चमन है मेरा चमन, मैं अपने चमन का बुलबुल हूँ, ठीक है? तो जो तराना है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, इसको असर उल हक मज़ ने लिखा। इनकी डेथ 5 दिसंबर 1955 को लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई थी, ठीक है? तो तराना के लिए बेसिकली इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि एएमयू तराना के जो राइटर हैं वो कौन हैं? तो ये असर उल हक माज़ थे। अब कुछ प्रोमिनेंट पोएट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो अब्दुल हसन थे, जो कि खुसरो थे, ठीक है? ये भी क्या लिखा करते थे? कसीदा लिखा करते थे। ठीक है, इसी तरीके से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा, ये भी कसीदा के लिए फ़ेमस है। ख्वाजा मीर दर्द गज़ल लिखा करते थे, मीर ताक़ी मीर गज़ल के लिए। मीर गुलाम हसन मसनवी के लिए थे। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ कसीदे के लिए। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब गज़ल के लिए फ़ेमस है, आपको पता ही है। मिर्ज़ा सलामत अली दाबीर मरसिया लिखा करते थे। दयाशंकर नसीम मसनवी लिखा करते थे। इसी तरीके से मिर्ज़ा खान को अगर हम देखें तो ये गज़ल लिखा करते थे। अकबर हुसैन इलाहाबादी नज़म लिखा करते थे। फज़लुल हसन हसरत गज़ल के लिए फ़ेमस हैं, शेख मोहम्मद इकबाल नज़म के लिए, अली सिकंदर जिगर गज़ल के लिए, रघुपति साही फ़िराक गज़ल के लिए, ठीक है? इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन अली, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये मसनवी लिखाते हैं। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ अभी हमने देखा, ये भी गज़ल के लिए फ़ेमस है। असर उल हक माज़, ये नज़म लिखा करते थे, कैफ़ी आज़मी नज़म के लिए, ठीक है? इसी तरीके से ये कुछ पोइट्स थे। इस पे बेस जनरली क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन मेन तो आप गालिब वगैरह जो हमने स्टार मार्क करी, इन्हीं को याद रखेंगे। इस पे बेस्ड ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है, तो कमेंट के अंदर उन चीज़ों को आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। उन सभी को आंसर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।